2020 2454, 2021 2714, 2022 2194, 2023 2150 और वही टोटल 9509 और पर डे 6 से 7 लोग। ये टोटल नंबर ऑफ डाइड पीपल की लिस्ट है जो इंडिया से दुबई जाते हैं एज अ कंस्ट्रक्शन वर्कर काम करने। अगर ओवरऑल बात करें पिछले 10 साल के अंदर तो सारे गुल्फ कंट्रीज को मिला के 63,211 इंडियंस वर्कर की डेथ हो चुकी है। अब गुल्फ कंट्रीज जो होता है वो मेनली 6 देशों से मिलकर बनता है, जिसके अंदर सऊदी अरबिया, यूएई, क्वाटार, ओमान, कुवैत और बहरीन आता है। लेकिन इसकी शुरुआत कब और कैसे हुई और क्यों 1930s के बाद लोग यूएई की तरफ भागने लगे, इसके पीछे की कहानी क्या है और कफाला सिस्टम क्या होता है और वर्कर्स की डेथ का मेन रीजन क्या था, तो भैया सब के बारे में डिटेल में बात करेंगे और एक्सपोज करेंगे रियलिटी ऑफ दुबई लेबर कैंप। और इस वीडियो के अंदर हमारा मेन फोकस रहेगा यूएई पे, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, जिसके अंदर 7 एमिरेट्स आते हैं। अब ये एमिरेट्स क्या होते हैं इसे मैं आपको थोड़ा सा इजी लैंग्वेज में समझाता हूँ। आप इसको ऐसे समझ सकते हो जैसे इंडिया के अंदर महाराष्ट्र, पंजाब, मध्य प्रदेश ये सब एक स्टेट्स हैं, वैसे ही यूएई के अंदर 7 स्टेट्स हैं जिसको हम एमिरेट्स बोलते हैं, जैसे अबू धाबी, दुबई, शारजा और भी, जिनको हम स्टेट्स नहीं एमिरेट्स बोलते हैं। अब आपको एमिरेट्स और स्टेट में थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा होगा, तो आप इनके बीच का एक मेजर डिफरेंस ये याद रखो, जैसे इंडिया के अंदर पब्लिक चूज करती है कि किसी भी स्टेट का सीएम या फिर कंट्री का पीएम कौन होगा, जिसे हम डेमोक्रेटिक इलेक्शंस बोलते हैं। लेकिन वही यूएई एक मोनार्की सिस्टम है, मतलब राजशाही वाला देश, जिसमें हर एमिरेट्स में एक अपना रूलर होता है जो कि पब्लिक डिसाइड नहीं करती कि कौन बनेगा, ये हेरिडेटरी होता है। जैसे मान लो दुबई के अंदर कोई रूलर है और उसकी एज हो जाती है रिटायरमेंट की, तो उसके रिटायरमेंट के बाद ये नहीं कि इलेक्शंस होने लगेंगे, नहीं, उसकी जो सत्ता होगी यानी जो कुर्सी होगी उसकी आने वाली पीढ़ी संभालेगी, कोई और नहीं। और जैसे इंडिया का कैपिटल दिल्ली है वैसे ही यूएई का कैपिटल अबू धाबी है, और जो अबू धाबी और दुबई के अंदर रूलर्स हैं वही यूएई के प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर भी हैं। तो ये बात है 1939 की, जब अबू धाबी के अंदर एक ब्रिटिश कंपनी आई जिसका नाम था एडीपीसी, अबू धाबी पेट्रोलियम कंपनी, और उस कंपनी ने पहली बार 1958 में अबू धाबी के अंदर ऑयल एक्सप्लोर किया और यहीं से पहली बार यूएई के अंदर ऑयल की खोज हुई। और वहीं 1959 से 1962 तक एक प्रिपरेशन फेज चला ऑयल को जमीन के अंदर से एक्सपोर्ट करने के लिए, जिसके अंदर ब्रिटिश टेक्नीशियन, इंजीनियर और वहीं के कुछ लोकल अरब्स काम कर रहे थे जो दास आइलैंड पे एक्सपोर्ट टर्मिनल, पाइपलाइंस और बेसिक ऑयल फैसिलिटीज बना रहे थे। और वहीं 1963 में पहला ऑयल एक्सपोर्ट किया गया दास आइलैंड से, और उस समय पे वहां के रूलर शेख सखावत बिन सुल्तान थे, और यहीं से अबू धाबी को इकोनॉमिक डेवलपमेंट में बूस्ट मिला। लेकिन बड़ी बड़ी रोड्स, बिल्डिंग्स और एयरपोर्ट्स को बनाने के लिए वर्कर्स की जरूरत थी, क्योंकि यूएई के अंदर मैंस पावर नहीं थी और उनको जरूरत था स्किल्ड वर्कर की। और यहीं से एशियन वर्कर्स का माइग्रेशन यूएई के अंदर स्टार्ट होता है और मेजॉरिटी ऑफ लोग इंडिया, पाकिस्तान और बांग्लादेश से आते हैं। और अब समय आता है 1966, जहां उसी ब्रिटिश कंपनी ने दुबई के अंदर भी ऑयल एक्सप्लोर कर लिया और 1969 में पहला ऑयल एक्सपोर्ट हुआ जिसको नाम दिया गया फतेह ऑयल फील्ड, जिसका मतलब होता है कि हमने समंदर के नीचे से जीत हासिल की है, जिससे दुबई को भी एक इकोनॉमिक बूस्ट मिला, क्योंकि वहां के जो रूलर थे उनका मिशन था दुबई को वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना। वो ऑयल एक्सपोर्ट से हुए प्रॉफिट को दुबई के इकोनॉमिक डेवलपमेंट में लगाना चाहते थे। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि दुबई के पास भी मैंस पावर कम था और वहाँ के लोकल एमिनिटी भी बहुत कम थे। एमिनिटीज का मतलब जो दुबई के अंदर पब्लिक थी, और स्किल्ड एंड अनस्किल्ड लेबर की मैसिव डिमांड थी। तो इसके लिए वहाँ के रूलर शेख रशीद ने क्या किया, साउथ एशिया कंट्रीज में डिमांड लेटर भेजना शुरू किया, जिसमें वो लेबर्स की डिमांड करते थे। और दुबई से डिमांड लेटर आते ही जो लेबर कंपनीज होती थी वो क्या करती थी, छोटे छोटे गांव और शहरों में जाके लोगों को दुबई भेजने का ऑफर्स देती थी और हर जगह एड्स भी छापे जाते थे। दुबई में नौकरी का मौका, सैलरी 12,000, रूम फ्री। जिसके बाद दुबई के अंदर मैसिव माइग्रेशन स्टार्ट हुआ, जिसमें से मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन इंडिया, पाकिस्तान और बांग्लादेश से थी। और वहीं 1970s तक दुबई की टोटल पॉपुलेशन 73,000 थी। लेकिन 1975 आते आते वही पॉपुलेशन बढ़ के 1,80,000 हो गई और आज के टाइम पे दुबई की पॉपुलेशन 4 मिलियन के आसपास है, जिसमें से सिर्फ 8 से 9% वहाँ के लोकल एमिनिटीज हैं और बाकी के 92% लगभग 3.2 मिलियन पॉपुलेशन साउथ एशिया कंट्रीज से हैं। लेकिन 1970s में जब वर्कर्स का दुबई के अंदर मैसिव माइग्रेशन स्टार्ट हुआ तो इतनी सारी पॉपुलेशन को एक साथ कंट्रोल करने के लिए उन्होंने एक सिस्टम निकाला, कफाला सिस्टम। अब ये कफाला सिस्टम होता क्या है, इसको जानना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि यही मेन रीजन था वर्कर्स की डेथ का। तो चलिए शुरू से जानते हैं कि कहां से इस सिस्टम की शुरुआत हुई और क्यों ये सिस्टम दुबई के अंदर लगाया गया।
एक गांव का आदमी जिसकी इनकम सिर्फ खेती या फिर मजदूरी थी, वो सुनता था दुबई के अंदर काम करो और 10 गुना पैसा मिलेगा और घर में एसी, कार सब आएगा। फिर वही कंपनीज की तरफ से एक एजेंट आता था और वर्कर से 20,000 रुपए लेता था, जिसमें वो वीजा, पासपोर्ट, टिकट सब अरेंज करता था, जिसमें उन्हें ये बोला जाता था कि आपको कंस्ट्रक्शन, क्लीनिंग और ड्राइवर की नौकरी मिलेगी और सैलरी 25 से 30,000। लेकिन जो कॉन्ट्रैक्ट होता था वो अरेबिक लैंग्वेज में होता था, जिससे वर्कर्स को ये पता नहीं चलता था कि कॉन्ट्रैक्ट में लिखा क्या है। इससे जो कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स को इंडिया में दिया जाता था वो अलग होता था और जो दुबई में मिलता था वो अलग होता था। और इतने सारे वर्कर्स को एक साथ कंट्रोल करने के लिए वो कफाला सिस्टम का यूज करते थे। कफाला एक अरेबिक वर्ड है जिसका मतलब होता है स्पॉन्सरशिप, जिसमें एक कफील होता है जो वर्कर्स को अपने अंडर काम करवाता है। कफाला सिस्टम सबसे पहले साउथ अरबिया में बनाया गया था, जिसमें क्या होता है जो कफील होते हैं ना, वो वर्कर्स का पासपोर्ट, वीजा अपने पास रख लेते हैं, जिससे वर्कर्स बिना कफील के परमिशन से देश छोड़ के न भाग सकें, क्योंकि वर्कर्स को 12 घंटे 50 डिग्री सेल्सियस के अंदर काम करना पड़ता था और वर्कर्स ना तो जॉब चेंज कर सकते थे और ना ही जॉब छोड़ सकते थे, और बिना कफील की परमिशन के एक दिन की भी छुट्टी अलाउ नहीं थी। और जो लेबर कैंप्स होते थे उसके अंदर 8 से 10 लोग एक ही रूम में रहते थे और ना तो सही ढंग का खाना मिलता था, और कई वर्कर्स तो काम के प्रेशर को नहीं झेल पाते थे और मजबूरन सुसाइड कर लेते थे। और वहीं जो वर्कर्स 40 से 50 डिग्री में काम करते थे उनमें से कई वर्कर्स की हीट स्ट्रोक की वजह से डेथ हो जाती थी। और 2004 में क्या हुआ, एक साल के अंदर यूएई में 880 कंस्ट्रक्शन वर्कर की डेथ हुई, जिसमें से 483 इंडियंस और 397 पाकिस्तानी थे। और 2004 से 2015 तक ये नंबर्स बढ़ते ही चले गए और हर साल 2000 प्लस वर्कर्स की जान जाती थी, मतलब 6 से 7 लोग पर डे। लेकिन जब यूएई पे इंटरनेशनल प्रेशर पड़ा तो उसने क्या किया, 1 जनवरी 2016 को कफाला सिस्टम को ऑफिशियली हटा दिया, जहां यूएन, आईएलओ और ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन कफाला सिस्टम को मॉडर्न डे स्लेवरी बोल रहे थे। मतलब वो सिचुएशन जहां लोगों से जबरदस्ती या फिर धोखे से काम कराया जाता है। और वहीं यूएई 2020 में वर्ल्ड एक्सपो दुबई होस्ट कर रहा था, जिसमें क्या होता है कि बहुत सारे अलग अलग देश इस इवेंट के अंदर पार्टिसिपेट करते हैं और अपनी टेक्नोलॉजी, कल्चर, इनोवेशन और अचीवमेंट दिखाते हैं। और इंडिया भी हर साल इसके अंदर पार्टिसिपेट करता है। और वर्ल्ड एक्सपो पहली बार किसी मिडिल ईस्ट कंट्री में होस्ट होने वाला था, तो इसमें दुबई क्या करता है, एक्सपो सिटी नाम का एक नया स्मार्ट सिटी एरिया बनाता है। इसी वजह से यूएई पे इंटरनेशनल स्पॉटलाइट था, इसलिए दुबई ने क्या किया, 2016 में ही कफाला सिस्टम को हटाने के लिए अनाउंसमेंट कर दिया, जिससे जब 2020 में वर्ल्ड एक्सपो ऑर्गेनाइज किया जाए तब तक यूएई की इमेज क्लीन हो जाए। तो कुल मिला के यूएई ने क्या किया, एक टेम्परेरी फेस सेविंग मूव लिया और पेपर से कफाला सिस्टम को हटा दिया, सिर्फ इंटरनेशनल बैकलैश से बचने के लिए। लेकिन ग्राउंड लेवल पे अभी भी एम्प्लॉयर वर्कर्स पे कंट्रोल रखते थे। और वहीं ह्यूमन राइट वॉच ने वर्ल्ड रिपोर्ट 2025 में बताया, पहले यूएई ने ऑफिशियली ये बोला था कि दोपहर के टाइम आउटडोर काम बंद होना चाहिए, लेकिन ग्राउंड लेवल पे ये रूल फॉलो नहीं होता है। वर्कर्स को एक्सट्रीम हीट में भी काम कराया जाता है और अभी भी वर्कर्स का पासपोर्ट एम्प्लॉयर्स रख लेते हैं और कंप्लेन करने पे उनका वीजा कैंसिल हो जाता है या फिर उनको डिपोर्ट कर दिया जाता है। और वर्कर्स अपना हक मांगने के लिए ना तो कोई ग्रुप बना सकते हैं और ना ही स्ट्राइक कर सकते हैं। तो इसीलिए यूएई पे अभी भी इंटरनेशनल प्रेशर और मॉनिटरिंग जरूरी है और ह्यूमन राइट ग्रुप्स को अभी भी यूएई को हाईलाइट करना कंटिन्यू रखना चाहिए। सो गाइस, ये थी हमारी वीडियो और इस वीडियो को बनाने का ना मेरा सिर्फ एक मोटिव था कि जो दुबई के अंदर वर्कर्स होते हैं वो कैसे काम करते हैं, वो किस कंडीशन में काम करते हैं, और जो भी था मैंने आपके सामने रख दिया है। अब आपका 2 काम है, पहले तो आपको ये बताना है कि ये वीडियो आपको कैसी लगी, और दूसरा इस वीडियो में मेरे से कहाँ कहाँ गलती हुई है आपको सब कुछ नीचे कमेंट में बताना है।